हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस में स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो सेशन के अंदर हम लोग बात करेंगे वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट वॉल्यूम 2 और लेसन 14 के ऊपर बात करेंगे। ये जो वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट की जो सीरीज है, जो कि हम लोग वॉल्यूम 1 से लेकर के वॉल्यूम 2 के लेसन 14 तक आ गए हैं, ये इसमें सभी आप समझिए कि स्टैंडर्ड वर्ड को रखा गया है। इसमें अगर बात किया जाए तो 99% जो वर्ड्स हैं वो बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉमन भी है और एग्जाम्स में कॉमन वर्ड ही पूछा जाता है। ऐसा कोई वर्ड नहीं पूछा जाता है जो आपको आपने पहली बार देखा हो या वो बहुत ही आउटडेटेड टाइप का वर्ड हो, ऐसा नहीं पूछा जाता है। तो ये सारे बहुत कॉमन वर्ड्स हैं। अगर आप इंग्लिश में कुछ पढ़ते भी हैं, मान के चलिए कि आपको परीक्षा नहीं देना है, आपको स्पोकन इंग्लिश सीखना है, आपको अंग्रेजी में रीडिंग हैबिट डेवलप करना है, ये सारी चीजों में ये वर्ड्स काफी मददगार साबित होने वाले हैं। अगर आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो फिर ये जो वर्ड्स हैं एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मिस स्पेल्ड जो वर्ड्स आते हैं, जो डिफिकल्ट स्पेलिंग से जो पूछे जाते हैं, ये सब में मददगार साबित होने वाले हैं। तो चलिए आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन की शुरुआत करते हैं। हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो है अकीन। देखिए, अकीन क्या मतलब होता है? यदि दो चीज अगर आपस में अकीन है तो आपस में एक जैसे हैं, आपस में समान है। अकीन के साथ जो प्रीपोजिशन जो यूज होने वाला है, ये प्रीपोजिशन टू लगेगा। अगर हम अकीन से सेंटेंस को बनाते हैं, ठीक है ना, तो इसके साथ जो प्रीपोजिशन की जो रिक्वायरमेंट है वो टू होगा। देखिए, जो वीडियो सेशन है, जो वर्ड्स का जो वीडियो सेशन है, आप केवल एंटोसिनोनिम्स नहीं सीखते हैं, इसके साथ साथ आपका प्रीपोजिशन भी अच्छा हो रहा है। इसके साथ साथ आप वर्ड का यूज कैसे करेंगे, ठीक है ना, वो भी जानना बेहद जरूरी है। अब एक जैसा, इसका हिंदी क्या है? अकीन का हिंदी एक जैसा या समान, मतलब अगर दो चीज अगर आपस में समान है तो आपस में अकीन है। चलिए, इसके सिनोनिम्स क्या है? सिमिलर, एनालोगस। एनालॉजी आप लोगों ने पढ़ा होगा, एनालॉजी टेस्ट होता है, ठीक है ना। लकड़ी का संबंध बढ़ई से है तो लोहा का संबंध किससे होगा? आप क्या समानता दिखलाते हैं? दो चीजों में आप समानता दिखलाते हैं। आप लोग रीजनिंग में ऐसा सवाल बनाते हैं, इसको कहते हैं एनालॉजी टेस्ट। और इसी एनालॉजी से वर्ड बना है एनालोगस, यानी कि दो चीज अगर आपस में एनालोगस हैं तो कहीं ना कहीं उनके बीच समानता है, ठीक है। एलाइक और रिलेटेड इसके सिनोनिम्स है। चलिए, इसके एंटोनिम्स क्या है? अनलाइक। अरे लाइक का एंटो, अनलाइक भिन्न, अलग। चलिए, अब इस पर थोड़ा सा सेंटेंस को देखा जाए, ठीक है ना। अगर हमको कहना है कि मेरी समस्या तुम्हारी समस्या की तरह नहीं है, तुम्हारी समस्या की तरह नहीं है, मतलब कि मेरी समस्या तुम्हारी समस्या जैसा नहीं है, उसके समान नहीं। हमको ऐसा वाक्य बनाना है और अकीन का यूज करके बनाना है। कैसे लिखेंगे? मेरी समस्या तुम्हारी समस्या जैसी नहीं है, तो कैसे लिखेंगे? माई प्रॉब्लम, चलिए, इज नॉट, है ना। चलिए, की तरह होना, समान होना, ठीक है ना, किसका यूज करके बना रहे? अकीन का। तो माई प्रॉब्लम इज नॉट अकीन, ठीक है ना। चलिए चलिए, अब यहां पर थोड़ा देखा है, की तरह हम नहीं देखेंगे, हम इसके साथ प्रीपोजिशन देखेंगे कि क्या लगेगा, है ना। यहाँ लाइक नहीं लगेगा, यहाँ क्या लगेगा? यहाँ प्रीपोजिशन ये क्या लेता है? टू लेता है। तो माई प्रॉब्लम इज नॉट अकीन टू योर्स, हमारा ये सेंटेंस रहा। चलिए, हम लोग कुछ आगे का एक वाक्य देखते हैं। एक वाक्य यहीं पर थोड़ा सा कर लिया जाए। देखिए, नींद क्या होता है? नींद एक तरह से, ठीक है ना, मृत्यु के समान होता है। मतलब कि सोया आदमी और मरा आदमी एक जैसा होता है, यही माना जाता है। सोया आदमी और मरा आदमी में कोई अंतर खास नहीं होता, हमको ऐसा बनाना है, ठीक है ना। चलिए, है ना, नींद हमको कहना है, नींद एक तरह से, ठीक है ना, मृत्यु की तरह होता है, मृत्यु की तरह होता है, या मृत्यु के समान होता है? मृत्यु की तरह होता है, अच्छा, मृत्यु के समान होता है। शब्द अलग अलग है लेकिन भाव एक ही है। चलिए, हमको ऐसा होना है कि जो नींद होता है ना, वो मृत्यु के समान होता है, दोनों में काफी समानता है। हमको ऐसे बनाना है। हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है ना? स्लीप इज इन सम वे, नींद के लिए क्या लिखेंगे? स्लीप, है ना, इज, ठीक है ना, इन सम वे, ठीक है ना। चलिए, अकीन टू डेथ नहीं, नींद जो होता है एक मामलों में वो मृत्यु की तरह होता है। तो यकीन का हमारा यूज रहा। हमारा नेक्स्ट वर्ड एप्रिसिएबल है। देखिए, यदि कोई चीज अगर एप्रिसिएबल है तो वो मात्रा में ज्यादा है, इतना है कि आप उसे एहसास कर सकते हैं उसको। आप देखिए, कोई चीज अगर अंतर, सपोज कीजिए कि एक अंतर है, एक्स और वाई दो फैक्टर हैं, ठीक है ना, और इसमें इतना अंतर है कि अंतर पता चल रहा है,
कि इसमें अंतर है, कुछ कुछ ना नगण्य अंतर होता है, मतलब अंतर ना के बराबर, तो उसके लिए अलग वर्ड है, ठीक है ना। लेकिन अगर अंतर आपको दिखाई दे रहा है एक्स और वाई के बीच ना एक ऐसा अंतर है कि जो हमें एहसास हो रहा है, अब इसके लिए कौन सा वो डिफरेंस होगा, एप्रिसिएबल डिफरेंस होगा। तो एप्रिसिएबल का मतलब क्या होता है, बहुत या काफी, या जिसे देखा या अनुभव किया जा सके, ठीक है ना, जिसे देखा या अनुभव किया जा सके, या कोई चीज यदि मात्रा में यदि वो बहुत ज्यादा है तो एप्रिसिएबल है। अब इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, देखिए ये सब ज्यादा के लिए ना बढ़िया वर्ड है, कंसिडरेबल, सब्सटेंशियल, सिग्निफिकेंट, इन सारे वर्ड्स को हम लोग पहले भी देख चुके हैं, है ना, पिछले चैप्टर्स में भी ये सारे वर्ड्स आ चुके हैं। तो कोई चीज यदि कंसिडरेबल है, सब्सटेंशियल है, सिग्निफिकेंट, इनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो वो संख्या मात्रा में या संख्या में ज्यादा है। चलिए, या इसका एप्रिसिएबल का दूसरा अर्थ क्या था, परसेप्टिबल, है ना, ये नोटिसेबल, जिसको मतलब नोटिस किया जा सके, जिसको देखा जा सके, ठीक है ना। अब इसके कुछ कोलोकेशन है, कुछ कोलोकेशन को पहले देखते हैं। चलिए, अब हमको कहना है एप्रिसिएबल डिफरेंस, इसके कुछ कोलोकेशंस को देखते हैं, एप्रिसिएबल डिफरेंस। अब एप्रिसिएबल डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, वो अंतर जो कि पता चले कि हाँ अंतर है, एक अंतर नगण्य अंतर होता है, लेकिन अगर अंतर अगर है, पता चल रहा है कि अंतर है, तो हम उसको कहेंगे एप्रिसिएबल डिफरेंस। वो डिफरेंस जो कि पता हो, हमको कहना कि एक्स वाई के बीच अच्छा खासा अंतर है, दो फैक्टर है एक्स और वाई, इसके बीच अच्छा खासा अंतर है। कैसे लिखेंगे, देयर इज, अगर इसी को लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देयर इज, ठीक है ना, एन एप्रिसिएबल डिफरेंस, देयर इज एन एप्रिसिएबल डिफरेंस, ठीक है ना। चलिए, देयर इज एन एप्रिसिएबल डिफरेंस बिटवीन, ठीक है ना, एक्स एंड वाई, बिटवीन एक्स एंड वाई। चलिए, ये तो गया कि एक्स और वाई के बीच अच्छा खासा अंतर है। अब अगर हमें कहना है कि कोई चीज मात्रा में बहुत ज्यादा है, तो वो भी चीज एप्रिसिएबल होता है। जैसे देखिए, अब एप्रिसिएबल के साथ कोलोकेशंस क्या क्या हैं, जैसे एप्रिसिएबल इफेक्ट, अगर हम कहें इसके साथ कोलोकेशन क्या क्या है, एप्रिसिएबल इफेक्ट, यानी कि एक बड़ा प्रभाव डाला, कोई चीज का बड़ा प्रभाव होता है, ठीक है ना। एप्रिसिएबल राइज, राइज का मतलब क्या होता है, वृद्धि, बड़ा वृद्धि है। चलिए, कोई चीज का अमाउंट है, एप्रिसिएबल अमाउंट, मतलब कि वो ज्यादा मात्रा में है। तो ये सारी चीज जो होते हैं ना, वो अगर कहा जाए कि एप्रिसिएबल इंक्रीज, यानी कि वो इंक्रीज जो काफी हुआ है, तो ये सारे कोलोकेशंस हैं एप्रिसिएबल के साथ। हमको कहना है कि चाय और कॉफी में कैफीन की काफी मात्रा होती है, ठीक है ना। हमको ऐसा कहना है कि चाय और कॉफी में कैफीन की काफी मात्रा होती है। हम कैसे लिख सकते हैं, है ना, बोथ टी एंड कॉफी, बोथ टी एंड कॉफी, इसको घुमाकर बना रहे हैं, ठीक है ना, कंटेन, साइंस की किताबों में आपको इसी तरह से लिखा हुआ मिलेगा, एप्रिसिएबल, एप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ, एप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ कैफीन, ठीक है ना। तो इसका मतलब हम क्या कहना चाहते हैं कि जब हमें कहना है कि कोई चीज बहुत ज्यादा है, या कोई चीज को हम नोटिस कर सकते हैं, चीज ऐसा है कि नोटिस कर सकते हैं, तो वो चीज एप्रिसिएबल है। अब जैसे कि देखिए, इसका एंटो क्या होगा, अब अगर बहुत ज्यादा, अगर इसका अगर हिंदी है बहुत ज्यादा, चलिए इसको थोड़ा सा और क्लियर कर दिया जाए, और इसका मतलब है जिसे महसूस किया जा सके, जो महसूस किया जा सके। अब अंतर महसूस किया जा सकता है, तो वो चीज नोटिसेबल होता है या परसेप्टिबल होता है, ठीक है। चलिए, तो इसका एंटो क्या हो जाएगा, इसका एंटो यहाँ पर है, ठीक है ना, नेग्लिजिबल, नगण्य, बहुत कम, बहुत थोड़ा। नेग्लिजिबल अमाउंट भी होता है, मतलब नाम मात्र का अमाउंट है। अच्छा, परसेप्टिबल का मतलब क्या होता है, जिसको अनुभव किया जा सके, और इम्परसेप्टिबल का मतलब क्या होता है, जो देखा या अनुभव ना किया जा सके, वो इम्परसेप्टिबल होता है। चलिए, वर्ड नंबर हम लोग 3 में आते हैं, एप्रिसिएटिव। देखिए, एप्रिसिएटिव के साथ प्रीपोजिशन ऑफ लगेगा। अगर आप किसी के प्रति एप्रिसिएटिव हैं, तो आप उसके क्या शुक्रगुजार हैं, आप उसके आभारी हैं, ठीक है। अब ये इसके सिनोनिम्स बहुत अच्छे सिनोनिम्स है। ग्रेटफुल, देखिए ग्रेटफुल के स्पेलिंग पर ध्यान देना है। आभारी का जो ग्रेटफुल होता है ना, वो ये ग्रेटफुल, ये होता है, वो वाला ग्रेटफुल नहीं होता है। ये सही स्पेलिंग है, ये कई बार मिसेस बेल्ट में पूछा जा चुका है, ये सही है। और हमारा ये जो ग्रेटफुल है ना, ये गलत ग्रेटफुल है। अगर हम ऐसे लिख देते हैं तो हम 100% गलत हैं। तो आप इसको सही समझिए। ग्रेटफुल का मतलब आभारी होता है। अगर आप किसी के ग्रेटफुल है, आप उसके कृतज्ञ हैं, आप उसके आभारी हैं। चलिए, थैंकफुल, ऑब्लाइज्ड और इंडेटेड, इसको पढ़ेंगे ना, इंडेटेड, इसमें बी साइलेंट होगा, थोड़ा ध्यान दिया जाए, इसमें बी को नहीं पढ़ेंगे, इसका उच्चारण पढ़ेंगे इंडेटेड, इसका उच्चारण पढ़ेंगे इंडेटेड। इसका मतलब क्या होता है, इंडेटेड का मतलब होता है ऋणी, है ना, आभारी, उसका हिंदी वही चीज है, ठीक है ना। आप इसका एक और हिंदी और लिख सकते हैं, ऋणी। चलिए, इसका एंटो क्या हो जाएगा, अनग्रेटफुल। ग्रेटफुल का एंटो अनग्रेटफुल, है ना, जो आभार ना माने। हमको कहना है मैं आपके समर्थन, आपने जो सपोर्ट किया है,
मैं उसका आभारी हूं। हमको कहना है कि आपने जो सपोर्ट किया मैं उसका आभारी हूं। कैसे लिखूंगा, मैं आपके ठीक है ना सहायता का, मैं आपके सहायता का शुक्रगुजार हूं। हमको कोई ऐसा बात कहना है कि मैं आपके सहायता का शुक्रगुजार हूं। चलिए कैसे लिखेंगे, आई एम, चलिए अप्रिसिएटिव से बनाना चाहते हैं, चलिए आई एम अप्रिसिएटिव ऑफ, ठीक है ना, ये क्या ले लेगा, ये प्रीपोजिशन ऑफ ले लेगा, योर सपोर्ट, है ना, सहायता के लिए हम यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं सपोर्ट। देखिए इनके साथ थोड़ा सा प्रीपोजिशन देख लिया जाए, ग्रेटफुल, ऑब्लाइज्ड, इंडेटेड, ये अपने साथ, यदि आप किसी व्यक्ति के आभारी हैं तो टू पर्सन, ये दो प्रीपोजिशन लेते हैं, ठीक है ना। अगर आप किसी व्यक्ति के आभारी हैं, है ना, ग्रेटफुल टू, ऑब्लाइज्ड टू, इंडेटेड टू पर्सन। आप किसी चीज के लिए आभारी हैं तो फोर थिंग, यानी कि अगर आप किसी चीज के आभारी हैं तो उस मामलों में फोर, और किसी पर्सन के आभारी हैं तो उस मामलों में टू। आज जबकि इसके साथ केवल एक ही प्रीपोजिशन है, एप्रिसिएटिव ऑफ, ठीक है ना, ये हमें समझना होगा। जैसे कि अगर हमको कहना है कि मैं आपका ऋणी हूं, हमको कहना है मैं आपका ऋणी हूं, चलिए एकदम सिंपल भाषा में बनाना है, मैं आपका ऋणी हूं, मैं आपका ऋणी हूं, और इसको मैं बनाना चाहता हूं इंडेटेड से, मैं इसको बनाना चाहता हूं इंडेटेड से। चलिए थोड़ा सा इसको देखा जाए, इंडेटेड, अगर आप किसी पर्सन के प्रति इंडेटेड होते हैं तो प्रीपोजिशन क्या लेगा, टू। किसी चीज के लिए इंडेटेड होते हैं तो प्रीपोजिशन क्या लेगा, फोर। यानी कि दो प्रीपोजिशन लेने वाला ये फोर और टू दोनों लेता है। अब हमें देखना है कि पर्सन है कि थिंग है, अब हमें ये चेक करना होगा कि पर्सन है कि थिंग है। चलिए देखते हैं, मैं आपका रीड हूं, कैसे इसको लिखूंगा, आई एम, ठीक है ना, और हमें इंडेटेड से बनाना है तो हम कैसे लिखेंगे, आई एम इंडेटेड है, अच्छा पर्सन है ना, मैं आपका, ये पर्सन है तो आई एम इंडेटेड टू यू, तो ये हमारा यूज रहा इंडेटेड का। चलिए ऑस्पिशियस, ये वर्ड हमारा ऑस्पिशियस है, बहुत बढ़िया वर्ड है, कई बार ये एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। ऑस्पिशियस का मतलब क्या होता है, जो चीज शुभ हो, जो चीज मंगलकारी हो, शुभ, या इसको आप लिख सकते हैं मंगलकारी। आप वर्ड है तो वर्ड को और बढ़ा सकते हैं, ठीक है, या मंगल भी लिख सकते हैं, मंगल अमंगल होता है। चलिए अब मंगल क्या होता है, देखिए शुभ क्या होता है, जो आपका फेवर कर दे वो शुभ है, तो फेवरेबल। प्रोपिसस और प्रॉमिसिंग, प्रॉमिसिंग का मतलब क्या होता है ना, कि जो कि ऐसा लगता है कि भविष्य में सफल होगा। यदि कोई चीज यदि प्रॉमिसिंग है तो इसका लगता है कि भविष्य में सफल होने वाला चीज है। इसका एंटो क्या हो जाएगा, इनऑस्पिशियस, अशुभ, अमंगल। चलिए हमको करना है लगन, लगन क्या होता है, पूरा दिन, शुभ दिन होता है उसको लगन कहते हैं। तो लगन के लिए इसका कोलोकेशंस क्या क्या हो जाएंगे, ऑस्पिशियस डे, इसके कोलोकेशंस क्या क्या हो जाएंगे, ऑस्पिशियस डे। अच्छा मुहूर्त क्या होता है, मुहूर्त देखिए, मुहूर्त जो होता है ना वो कम समय का होता है, लगन तो शायद पूरा दिन भर रहता है, मुहूर्त जो थोड़े समय का रहता है। ऑस्पिशियस मोमेंट, मुहूर्त के लिए क्या लिखेंगे, ऑस्पिशियस मोमेंट। हमको कहना है कि कुछ अब अच्छे लक्षण दिखाई दे रहे हैं, कुछ शुभ लक्षण दिखाई दे रहे हैं, ये क्या हो जाएगा भाई, ऑस्पिशियस साइन, साइन का मतलब लक्षण, प्रतीक, ठीक है ना, तो ये सारी चीज ऑस्पिशियस होते हैं। चलिए अब हमको कहना है कि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस को शुरू करने के लिए एक ऑस्पिशियस दिन देखा जा रहा है, ठीक है ना, हम लोगों ने एक ऑस्पिशियस दिन की चुनाव किया है टू स्टार्ट ए बिजनेस, हमको ऐसा कहना है, ठीक है ना। अगर हमको कहना है कि हम कोई चीज, हम एक बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, एक ऑस्पिशियस डे उसके लिए देख रहे हैं, तो हम कैसे लिखेंगे, और ऑस्पिशियस डे, सॉरी हम ऐसे लिखेंगे, एन ऑस्पिशियस डे वाज चोजन, इसका हिंदी क्या निकलेगा, एक शुभ दिन को चुना गया, क्या करने के लिए, टू स्टार्ट द बिजनेस, टू स्टार्ट द बिजनेस। तो ये आपका रहा, ठीक है ना। चलिए ऑस्पिशियस का यूज, ठीक है। चलिए ऑस्पिशियस का एंटो क्या हो जाएगा, इनऑस्पिशियस, यदि कोई चीज अगर इनऑस्पिशियस है तो अमंगल है, ठीक है ना, शुभ नहीं है। चलिए ब्रोच, ब्रोच का मतलब क्या होता है ना, कोई मुद्दा उठाना, कोई बात उठाना किसी के समक्ष, अगर आप किसी के समक्ष कोई बात उठाते हैं तो आप उसको ब्रोच करते हैं, ठीक है ना, और वैसी बात जो कि थोड़ा सा अच्छा ना लगे, जो कि थोड़ा सा लज्जाजनक बात हो, ठीक है ना। चलिए अप्रिय अथवा लज्जाजनक बात को उठाना वो ब्रोच होता है। प्रीपोजिशन अपने साथ ये टू या विथ लेगा, इसके साथ दो प्रीपोजिशन है, अब हमको जैसा जरूरत है हम वैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रिंग अप, रेज, रेज मतलब उठाना, इंट्रोड्यूस मतलब भी उठाना, कहना, मेंशन मतलब जिक्र करना, इसके सिनोनिम्स हो गए। चलिए अब हमें कहना है कि उसने अपने पिता के समक्ष पैसा का मामला उठाया, पैसा का मामला उठाया। ब्रोच के साथ क्या क्या कोलोकेशन है थोड़ा सा देख लेते हैं। ब्रोच सब्जेक्ट, आप कोई सब्जेक्ट को क्या करते हैं, आप कोई सब्जेक्ट को ब्रोच करते हैं, कोई विषय उठाते हैं, ठीक है ना। चलिए ब्रोच सब्जेक्ट, चलिए इसके बाद हम लिख सकते हैं कोई प्रश्न उठाते हैं,
ब्रोच क्वेश्चन, ये सब क्या है, ये सब कोलोकेशन है ब्रोच के साथ, ठीक है ना। आप ब्रोच मैटर, कोई बात उठाते हैं तो ये सारे चीज को आप ब्रोच करते हैं। चलिए आप एटसेट्रा आप लिख सकते हैं। हमको कहना है कि उसने अपने पिता के समक्ष पैसा का मामला उठाया, उसने अपने पिता के समक्ष, ठीक है ना, पैसा का मामला उठाया, हमको ऐसा कहना है, पैसा का मामला, ठीक है ना, उठाया। चलिए ये सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट से। चलिए ही ब्रोच्ड, पहले उठाया, सब्जेक्ट के बाद भर बनाएंगे ना तो V2 हो जाएगा क्या, ही ब्रोच्ड, क्या मामला उठाया, ही ब्रोच द मैटर, ही ब्रोच द मैटर, मैटर किसका था, ऑफ मनी, ठीक है ना। चलिए किसके समक्ष, है ना, पिता के, उसने अपने पिता के समक्ष, है ना, समक्ष, चलिए उसने पिता के समक्ष पैसे का मामला उठाया, ही ब्रोच द मनी, मैटर ऑफ मनी, ठीक है ना, सब्जेक्ट ऑफ मनी भी लिखा जा सकता है। टू, अच्छा प्रीपोजिशन क्या लेगा, टू या विथ, हम दोनों में से कोई लिख सकते हैं, यहाँ पर हमारी मर्जी है, ठीक है ना। चलिए हमने यहाँ पर टू का प्रयोग कर लिया, तो हमारा पूरा लाइन कैसे बना, है ना, ही ब्रोच द मैटर ऑफ मनी टू हिज फादर। चलिए हम आते हैं ब्राउज, नंबर 6 में आते हैं ब्राउज। देखिए ब्राउज का मतलब क्या होता है, आप कोई चीज को ना ऊपर ऊपर देखते हैं, है ना, इसको ब्राउज कहते हैं। किसी चीज को सरसरी रूप से देखना, सरसरी निगाह से देखना, इसको ब्राउज कहते हैं। अगर आप कोई चीज ब्राउज करते हैं तो आप उसको सरसरी निगाह से देखते हैं। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, सर्वे, स्कैन, ग्लांस, लुक अराउंड। अगर आप इन चीज को अगर आप करते हैं तो आप सरसरी निगाह से देखते हैं। चलिए हमको कहना है कि आज दिन भर कुछ नहीं किया मैंने, पूरा शाम केवल इंटरनेट केवल देखता रहा, क्या क्या मैटर है, और कुछ नहीं किया, किसी चीज को खोल के देखा भी नहीं, केवल इसी तरह से आगे बढ़ाता रहा। कैसे लिखूंगा, ठीक है ना, आई स्पेंट द होल इवनिंग, मैंने पूरा अपना, है ना, पूरा शाम को खर्च कर लिया। आई स्पेंट द होल इवनिंग, पूरा अपना शाम लगा दिया किस चीज में, है ना, डूइंग नथिंग, डूइंग नथिंग, कुछ नहीं किया, ठीक है ना। आई स्पेंट द होल इवनिंग डूइंग नथिंग बट, क्या छोड़ करके, है ना, बट ब्राउजिंग द इंटरनेट, खाली इंटरनेट देखता रहा, बट ब्राउजिंग द इंटरनेट, यही तो चीज है। आप अगर बुक को ब्राउज करते हैं, इसका मतलब आप उसको केवल पन्ना उलटते हैं, वो सिर्फ पन्ना उलटता रहा। हमको कहना है कि वो सिर्फ पन्ना उलटता रहा। कैसे लिखेंगे, ही केप्ट ब्राउजिंग द बुक, मतलब आप केवल पन्ना उलटते रहे, पढ़े कुछ नहीं, है ना, आप केवल पन्ना उलटते रहे। देखिए ये हमारा लाइन बन गया, ही केप्ट ब्राउजिंग द बुक। चलिए क्लैमरस, बहुत बढ़िया वर्ड है, एकदम तगड़ा वर्ड है। क्लैमरस का मतलब क्या होता है, जिसमें शोरगुल हो, हंगामा हो, ठीक है ना, जिसमें बहुत ज्यादा नॉइज हो, वो चीज क्लैमरस होता है। अब इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, नॉइजी, लाउड, वोसिफेरस, वोकल, ये सब में आवाज है ना, ये सब में आवाज है, नॉइजी आवाज है, लाउड आवाज है ना, वोकल आवाज है। इसका एंटो क्या हो जाएगा, क्वाइट, ये साइलेंट, शांत। चलिए हमको कहना है एक होटल है, एक रेस्टोरेंट है, एकदम खाली, वहां जाइएगा तो केवल आवाज ही मिलेगा आपको। क्लैमरस रेस्टोरेंट हम लिख सकते हैं, एक क्लैमरस रेस्टोरेंट। चलिए आप लिख सकते हैं क्लैमरस रेस्टोरेंट। चलिए आप लिख सकते हैं क्लैमरस मार्केट, ये कोलोकेशंस में आपको दे रहा हूं। बच्चे भी हो सकते, क्लैमरस हो सकते हैं, है ना, दिन भर खाली चिल्ला चिल्ली करते हैं, क्लैमरस चिल्ड्रेन। चलिए ये क्या है, ये सब कोलोकेशन है ना, ये सब हंगामेदार बच्चे हैं, शोरगुल करने वाले बच्चे हैं। चलिए देखिए कोई चीज का मांग किया जाता है, डिमांड किया जाता है ना, और वो हंगामा के साथ डिमांड करेगा, शांति से डिमांड नहीं करेगा, चिल्ला चिल्ला कर डिमांड करेगा। ये कौन सा डिमांड हो जाएगा, एक क्लैमरस डिमांड, है ना, इसको कहते हैं ना, इसको कहते हैं क्लैमरस डिमांड। ये कौन सा डिमांड हो जाएगा भाई, ये सारी ये कोलोकेशन से जबरदस्त काम करेंगे, ये क्लैमरस डिमांड है। आप किसी चीज का विरोध करते हैं और चिल्ला चिल्ला के विरोध करते हैं, ये नहीं होना चाहिए, है ना, मुर्दाबाद मुर्दाबाद जैसा आप कोई बात का विरोध करते हैं लेकिन चिल्ला के विरोध करते हैं, ये प्रोटेस्ट, कौन सा प्रोटेस्ट हो जाएगा, चूंकि इसमें हंगामा है, इसमें शोरगुल है, ये कौन सा प्रोटेस्ट हो जाएगा, ये क्लैमरस प्रोटेस्ट हो जाएगा। हमको कहना है कि भूखे बच्चे रोटी मांग रहे थे। बताइए बच्चे भूखे हैं, रोटी कैसा मांगेंगे, चिल्ला चिल्ला के मांगेंगे, शांति से तो नहीं मांगेंगे, वो बच्चे भूखे हैं। हम कैसे लिखेंगे कि भूखे बच्चे रोटी मांग रहे थे, देखिए, लेकिन उसके भाव में क्या है ना, हंगामा वाली बात है। कैसे लिखेंगे, द हंग्री चिल्ड्रेन, द हंग्री चिल्ड्रेन, चलिए, है ना, मांग रहे थे, कंटिन्यूअस टेंस में पास्ट में बनेगा, वर मेकिंग
है ना। क्लैमरस डिमांड, क्या मांग रहे थे, तो रोटी मांग रहे थे, लेकिन उसके उनकी आवाज में ना हंगामा शोरगुल होगा। क्लैमरस डिमांड, क्लैमरस डिमांड किसका था, ब्रेड का था ना, फॉर ब्रेड। तो ये हमारा क्लैमरस का यूज रहा। यदि कोई चीज क्लैमरस है, इसका मतलब है कि उसमें शोरगुल है, हंगामा है, आवाज है। चलिए कंपैक्ट, कोई चीज यदि कंपैक्ट है तो छोटा है लेकिन बढ़िया है, उसमें सब कुछ है। जैसे कि रूम है, छोटा रूम है, उसमें टेबल है, कुर्सी है ना, बहुत बड़ा रूम नहीं है ना, एकदम ढंग से बना हुआ है, तो छोटा एवं सुव्यवस्थित, एवं इसको लिख सकते हैं सुव्यवस्थित। छोटा होगा लेकिन एकदम सुव्यवस्थित होगा, तो वो चीज क्या होता है, कॉम्पैक्ट होता है। जैसे कि देखिएगा, एक छोटा कैमरा होता है, पॉकेट में आप कैमरा रख सकते हैं, ठीक है ना, और उससे आप कोई भी चीज आप ले सकते हैं, किसी चीज का पिक्चर ले सकते हैं। वही सब चीज ज्यादा चलता है, कोई बड़ा बड़ा कैमरा लेके थोड़े चलता है, छोटा कैमरा लेके चलता है। वो कौन से कैमरा होगा, कॉम्पैक्ट कैमरा। उस कैमरा को क्या नाम देंगे, कॉम्पैक्ट कैमरा। चलिए एक छोटा केबिन बनाया हूं पढ़ने के लिए, बहुत सुंदर केबिन है, छोटा है, वो कौन सा केबिन होगा, कॉम्पैक्ट केबिन होगा, है ना। छोटे छोटे कार आजकल निकल रहे हैं, कम स्पेस में भी आप उनको रख सकते हैं, वो कौन सा कार होगा, कॉम्पैक्ट कार होगा। तो ये सब चीजें हम कॉम्पैक्ट के साथ यूज करते हैं, ठीक है ना। यदि कोई चीज कॉम्पैक्ट है तो इसका मतलब है कि वो चीज छोटा है और लेकिन सुव्यवस्थित है ना। ये पॉजिटिव वर्ड है, छोटा का मतलब नकारात्मक नहीं लेंगे, छोटा का मतलब है सकारात्मक लेंगे। चलिए इसका एंटो क्या हो जाएगा भाई, लार्ज और रैम्बलिंग। रैम्बलिंग क्या होता है, बड़ा है और अव्यवस्थित है, जैसे तैसे बड़ा है ना, कोई चीज रैम्बलिंग, रैम्बलिंग हाउस यानी कि वो बहुत बड़ा है लेकिन कोई चीज जैसे तैसे बना है ना, अव्यवस्थित है। अगर हमको कहना रैम्बलिंग हाउस, रैम्बलिंग हाउस कैसा हाउस होगा, थोड़ा इसको समझ लिया जाए। यदि कोई हाउस यदि रैम्बलिंग हाउस है तो बड़ा है, बड़ा परंतु अव्यवस्थित रूप से बना हुआ, परंतु अव्यवस्थित है ना, रूप से बना हुआ, रूप से बना हुआ, ये रैम्बलिंग होता है, ठीक है ना, उस रैम्बलिंग हाउस कहते हैं। यदि कोई चीज रैम्बलिंग है तो बड़ा है लेकिन अव्यवस्थित तरीका से बना हुआ है। अब कॉम्पैक्ट घर कैसा होगा, एकदम छोटा घर है और सुंदर है, ठीक है ना। अगर मैं कहूँ कॉम्पैक्ट घर यानी कि छोटा होगा और सुंदर होगा, तो ये हमारा कॉम्पैक्ट का यूज है। हम आगे बढ़ते हैं, वर्ड है डिपोर्टमेंट। डिपोर्टमेंट का मतलब क्या होता है, आपके उठने बैठने, किसी से व्यवहार करने का जो तरीका होता है ना, इसको डिपोर्टमेंट कहते हैं, ठीक है, इसको डिपोर्टमेंट कहते हैं, ठीक है। तौर तरीका, चाल ढाल आप कह लीजिए, है ना। मैनर्स, डिमीनर, पोस्चर और इसके स्टांस, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। इसका पेयर्स क्या होगा, ड्रेस एंड, देखिए ड्रेस एंड डिपोर्टमेंट, कुछ बच्चों का ना ड्रेस और डिपोर्टमेंट बहुत बढ़िया होता है ना, पोशाक से लेकर उनका व्यवहार तक एकदम शानदार होता है। इसके बाद हम लिख सकते हैं डिपोर्टमेंट एंड एटिक्वेट, है ना, डिपोर्टमेंट एंड एटिकेट, है ना। एटिकेट मतलब शिष्टाचार, इस वर्ड को आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो डिपोर्टमेंट का मतलब होता है चाल ढाल। हमको कहना है कि किसी व्यक्ति के पास ना डिपोर्टमेंट का समझ नहीं होता है कि कैसा उसका चाल चलन होना चाहिए। कैसे लिखेंगे, ही हैज नो सेंस ऑफ, ही हैज नो सेंस ऑफ, ठीक है ना, डिपोर्टमेंट या सोशल डिपोर्टमेंट, सामाजिक चाल ढाल, किससे कैसे चलना है, कैसे बात करना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है। ही हैज नो सेंस ऑफ सोशल डिपोर्टमेंट, सामाजिक तौर तरीके का उसके पास कोई समझ नहीं है। चलिए इथ्रियल क्या होता है, वर्ड नंबर 10 में हम लोग हैं। इथ्रियल क्या होता है, चलिए इथ्रियल का मतलब क्या होता है ना, कि वैसा चीज जो लगता है इस लोक का वो नहीं है, परलोक का है, दूसरे लोक का है, जो पृथ्वी का नहीं है ना, उसको कहेंगे इथ्रियल। अब इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, हेवनली, सेलेसियल, इसको पढ़ेंगे सेलेसियल, सुपरनेचुरल, है ना। और इसका एंटो क्या हो जाएगा, अर्थली, जो संसारिक हो, जो पृथ्वी का हो, ठीक है ना। अब चलिए परलोक की बातें, परलोक की बातें कैसे लिखेंगे, कुछ है ना, परलोक की बातें हैं, पृथ्वी की बातें नहीं है। इसको कौन सी बातें लिखेंगे, इथ्रियल मैटर। चलिए इथ्रियल मैटर, अच्छा वो सुंदरता जो नहीं लगता है कि वो पृथ्वी की सुंदरता है, परलौकिक सुंदरता हमें लिखना है, कौन सा ब्यूटी लिखेंगे, इथ्रियल ब्यूटी। तो ये इथ्रियल का यूज है, ठीक है ना, ये इथ्रियल का यूज है। कोई मैटर, इथ्रियल मैटर हो सकता है। इथ्रियल का मतलब क्या होता है, जो कि परलौकिक बातें हो, वो बात सच नहीं होंगी, है ना, वो बात गलत भी हो सकती है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन लगता है कि ये बात पृथ्वी की बातें नहीं है, ठीक है ना, लोक परलोक की बातें हैं, इथ्रियल ब्यूटी होते हैं। तो चलिए हम आगे चलते, इविंस। इविंस बहुत बढ़िया वर्ड है। इविंस का मतलब क्या होता है, कोई चीज को दिखाना, किसी फीलिंग या किसी क्वालिटी को दिखाना, प्रकट करना, आभास कराना, ठीक है ना। चलिए ये इविंस होता है। सिनोनिम्स किसके बहुत तगड़े हैं और ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। इविंस एक बहुत ही अच्छा वर्ड है। तो अगर आप कोई विंस करते हैं यानी कि आप उसे दिखाते हैं, वो प्रकट वो चीज होता है, आभास कराता है, वो रिवील, मैनिफेस्ट और सो, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। इसके एंटोनिम्स क्या होगा, कंसील, छिपा लेना। जैसे कि अगर हमको कहना है, देखिए तो वो पढ़ाई में
रुचि नहीं दिखाता है, रुचि नहीं दिखाता है, हमको ऐसा लिखना है। कोई व्यक्ति है ना पढ़ाई में रुचि नहीं दिखाता है ना, तो दिखाना, प्रकट करना, आभास कराने के लिए वर्ड क्या इविंस है। चलिए हम कैसे लिखेंगे है ही, चलिए डजंट इविंस, इसको कैसे लिखेंगे, ही डजंट इविंस एनी इंटरेस्ट, हिंदी भूल जाइए और इंग्लिश को नॉर्मल बनाइए, एनी इंटरेस्ट इन स्टडी, है ना, ही इविंस, ठीक है ना, ही डजंट इविंस एनी इंटरेस्ट इन स्टडी। तो अगर आप कोई मैटर में, अगर आप कोई चीज आप इविंस करते हैं तो आप उसे दिखाते हैं, आभास कराते हैं। चलिए वर्ड नंबर 12 में आते इंपैक्ट। इंपैक्ट का मतलब क्या होता है, असर या प्रभाव। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, इंपैक्ट, अगर कोई चीज अगर इंपैक्ट होता है तो असर या प्रभाव होता है। इफेक्ट और इन्फ्लुएंस इसके बढ़िया सिनोनिम्स हैं। चलिए देखिए अब असर, देखिए इसका वर्ब कैसे बनेगा, इसका वर्ब बनाना चाहते हैं क्या जोड़कर, कॉज एंड इंपैक्ट, ये गलत है, कॉज एंड इंपैक्ट ये गलत है, थोड़ा ध्यान दिया जाए। असर पैदा करना, असर उत्पन्न करना, असर होना, अगर हमको कहना है असर होना के लिए, ठीक है ना, तो प्रभाव होना के लिए अगर हमें कहना है तो कॉज एंड इंपैक्ट ये गलत है। होना क्या चाहिए, हैव एन इंपैक्ट, है ना। ये थोड़ा ध्यान देना है कि इसके साथ वर्ब हमें क्या लगाना है, तो इसके साथ वर्ब कॉज नहीं लगेगा, इसके साथ वर्ब हैव लगेगा। जैसे कि अगर हमको कहना है, सपोज कीजिए इंटरनेट का हमारे दैनिक जीवन पर गहरा असर है, इंटरनेट का हमारे दैनिक जीवन पर गहरा असर है, तो हम कैसे इसको लिखेंगे, गहरा असर डाला है, इंटरनेट ने हमारे दैनिक जीवन पर गहरा असर डाला है, कैसे लिखेंगे, इंटरनेट, चलिए द इंटरनेट आप लिखिए, चलिए इसको कैसे लिखेंगे, द इंटरनेट, चलिए अब चलिए डाला है, परफेक्ट टेंस है तो परफेक्ट टेंस के लिए हैज लगेगा। चलिए अच्छा, अब हैज के बाद V3 होना चाहिए, तो हैज किस में बदल जाएगा, हैज के बाद V3 क्या हो जाएगा, हैड। चलिए ए डीप इंपैक्ट, ए डीप इंपैक्ट या मेजर इंपैक्ट, ठीक है ना, मेजर भी लिख सकते हैं, ऑन आवर लाइफ। चलिए इसका हिंदी क्या निकलेगा कि इंटरनेट ने हमारे जीवन पर एक गहरा असर डाला है। चलिए इनफर्मिटी, वर्ड नंबर 13, तगड़ा वर्ड है इनफर्मिटी। इनफर्मिटी का मतलब कमजोरी या दुर्बलता, है ना। अगर इनफर्मिटी दिखलाते हैं तो इसका मतलब कि आप ओल्ड एज, आपका जो एज है वो बहुत ओल्ड अवस्था में आप पहुंच गए हैं और इस एज के कारण आप में कमजोरी आ गई है, तो वो चीज होता है इनफर्मिटी। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, फ्रेलिटी, फ्रेलिटी इसको पढ़ेंगे, फ्रेलिटी, डेबिलिटी, वीकनेस, ठीक है ना। और इसका एंटो क्या हो जाएगा, हेल्थ और स्ट्रेंथ, शक्ति। देखिए अगर ये एज के कारण जो कमजोरी आती है इसका अंग्रेजी है इनफर्मिटी, और जो बीमारी के कारण जो कमजोरी आती है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है लंबा समय से बीमार और इसलिए अब कमजोर है, तो उस कमजोरी के लिए वर्ड है डेबिलिटी। इसको थोड़ा सा समझना होगा, डेबिलिटी बीमारी के कारण कमजोरी, इनफर्मिटी एज के कारण कमजोरी, फ्रेलिटी एक नॉर्मल वर्ड है, ठीक है। चलिए अब हम इससे एक सेंटेंस बनाते हैं। हमको कहना है कि यद्यपि वह 80 वर्ष के ऊपर का है, ठीक है ना, उसमें कोई शारीरिक कमजोरी नहीं है, शारीरिक कमजोरी नहीं है, हमको ऐसा कहना है। हालांकि कोई व्यक्ति 80 साल के ऊपर का है लेकिन उसमें कोई शारीरिक कमजोरी नहीं, कैसे लिखेंगे, दो या ऑल्दो, ठीक है ना, ऑल्दो ही इज ओवर 80, 80 साल के ऊपर का है, ही हैज नो है ना फिजिकल, चलिए शारीरिक कमजोरी के लिए क्या वर्ड हम लोग देख रहे हैं, इनफर्मिटी, ही हैज नो फिजिकल इनफर्मिटी। चलिए इंस्ट्रूमेंटल का मतलब क्या होता है, अगर कोई चीज अगर किसी मामला में इंस्ट्रूमेंटल है तो उस मामला में सहायक है, मददगार है, प्रीपोजिशन के साथ ये इन लेगा, इंस्ट्रूमेंटल इन, हमें ये सीखना है। अब इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, हेल्पफुल, कंट्रीब्यूटरी, एक्टिव और इन्वॉल्व्ड। इस सब का मतलब होता है मददगार। हमको कहना है कि वह पाकिस्तान के जीत में सहायक था, मददगार था, ठीक है ना। वह पाकिस्तान की जीत में, मतलब पाकिस्तान से जीता है टीम, ठीक है ना, के जीत में सहायक था। चलिए हमको ऐसा लिखना है, हम कैसे लिखेंगे, ही वाज, इसको अगर ढंग से बनाया जाए तो कैसे लिखेंगे, ही वाज इंस्ट्रूमेंटल, ही वाज इंस्ट्रूमेंटल इन विक्ट्री, ठीक है ना, और ओवर पाकिस्तान। तो ये हमारा इंस्ट्रूमेंटल का यूज रहा। चलिए वर्ड नंबर आते हैं 15 में, पेट्रोनाइज, ठीक है ना, कृपा दिखलाना, कृपा करना। अगर आप, है ना, मुझे देखिए हमको कहना है कि मुझ पर कृपा करने की जरूरत नहीं है,
हमको हम पर यार कोई तरह का कृपा तुम मत दिखाओ, हमको ऐसा कहना है। इसको कैसे कहेंगे? डोंट पेट्रोनाइज मी, है ना। इसी तरह से कहा जाता है डोंट पेट्रोनाइज मी, मतलब मुझ पर कृपा दिखलाने की जरूरत नहीं है। चलिए इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? स्पॉन्सर, बैक, सपोर्ट, हेल्प और प्रोटेक्ट इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगर आप स्पॉन्सर के स्पेलिंग को ध्यान दिया जाए, ये स्पेलिंग आपका गलत है, स्पॉन्सर में आपका ये स्पेलिंग गलत है, ठीक है ना। इस तरह के मिस स्पेल्ड कई बार ये पूछे जा चुके हैं, स्पॉन्सर का स्पेलिंग ये होना चाहिए। तो अगर आप किसी को पेट्रोनाइज करते हैं, आप उस पर कृपा दिखलाते हैं। चलिए अब आते हैं प्रोलिफिक। देखिए प्रोलिफिक कौन होते हैं? प्रोलिफिक वो होते हैं जो अपने फील्ड में चीजों को ज्यादा पैदा करते हैं। यदि कोई राइटर, यदि प्रोलिफिक राइटर है, यानी कि वो ज्यादा किताब लिखा है। कोई डायरेक्टर, यदि प्रोलिफिक डायरेक्टर है, तो अपने फील्ड, डायरेक्टर क्या करेगा? फिल्म की डायरेक्टिंग करेगा, तो अपने फील्ड में उसने ज्यादा फिल्मों को बनाया है। यदि कोई प्रोलिफिक विकेट टेकर है ना, प्रोलिफिक बॉलर है, बॉलर क्या करेगा? बॉलर जो होगा वो विकेट लेगा, वो ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज है। ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज को क्या कहेंगे? प्रोलिफिक, है ना। प्रोलिफिक क्या कहेंगे? बैट्समैन कहेंगे, जो अपने फील्ड में चीजों को ज्यादा पैदा करे। तो बहुसर्जक, इसका जो अगर साधारण हिंदी कहें तो बहुसर्जक, नहीं तो इसको आप बेहतर तरीके से समझिए प्रोड्यूसिंग लॉट, है ना। इसको, है ना, जो ज्यादा चीजों को प्रोड्यूस करे वो प्रोलिफिक होता है। अब अगर इसी तरह से हम कह सकते हैं, जैसे कि देखिए प्रोलिफिक राइटर, जितना मैं कह रहा था, प्रोलिफिक राइटर का मतलब क्या है? जो ज्यादा किताबों को लिखा है। अगर मैं कहूं कि प्रोलिफिक डायरेक्टर, इसका मतलब क्या है? कि उसने ज्यादा फिल्मों को बनाया है। प्रोलिफिक एक्टर, इसका मतलब क्या है? कि उसने ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया है। प्रोलिफिक बॉलर, इसका मतलब क्या है? कि उसने ज्यादा विकेट लिया है। प्रोलिफिक बैट्समैन, इसका मतलब क्या हुआ? कि उसने ज्यादा रन बनाया है। तो इस तरह से हम लोग प्रोलिफिक का इस्तेमाल करते हैं। चलिए इसके सिनोनिम्स क्या है? इसका सबसे नजदीकी जो सिनोनिम्स है प्रोडक्टिव, मतलब उत्पादक, जो उत्पन्न करे। एबंडेंट, प्रचुर, फ्रूटफुल, फर्टाइल, ये सब इसके सिनोनिम्स है। चलिए प्रोड्यूसिंग लॉट, इसका एक्सप्लेनेशन जो होता है ना, ये वर्ड को समझने में काफी मददगार होता है। चलिए अनप्रोडक्टिव का मतलब है जो चीजों को उत्पन्न ना करे, मीन्स वो चीज बंजर है। चलिए तो ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारा प्रोलिफिक है। प्रोलिफिक बहुत बढ़िया वर्ड है। यदि कोई चीज है, जैसे मैं कहूं कि प्रोलिफिक प्लांट, तो प्रोलिफिक प्लांट साइंस में पढ़ना। प्रोलिफिक प्लांट कौन से प्लांट होंगे? प्रोलिफिक प्लांट वैसे प्लांट होंगे जो ज्यादा फूल देंगे या ज्यादा फल देंगे। चलिए स्टिंट, इंस्टिंट का मतलब क्या होता है? कार्य अवधि। देखिए किसी का कार्य अवधि जो होता है ना, उसको स्टिंट कहते हैं। आप ऐसा समझिए, किसी का कार्य अवधि को स्टिंट कहा जाता है। ए फिक्स पीरियड ऑफ वर्क, जैसे कि कोई व्यक्ति कोच था, अब कोच का कार्य अवधि उसका खत्म हो गया है, 3 साल के लिए उसको कॉन्ट्रैक्ट लिया गया था। अब कोच का कार्य अवधि समाप्त हो गया, हम कैसे लिखेंगे? द स्टिंट एज ए कोच, द स्टिंट, है ना, एज ए कोच इज ओवर, यानी कि जो कोच के रूप में जो कार्य अवधि है वो खत्म हो गया है। कोई व्यक्ति है 2 साल तक, है ना, उसने बैंक में काम किया, हमको कहना है, तो स्मार्ट वे में बनाना है, वर्क नहीं लिखना है। कैसे लिखेंगे, है ना? चलिए उसने 2 सालों तक बैंक में काम किया, तो लिख सकते हैं हिज स्टिंट इन द बैंक, ठीक है ना, वाज फॉर 2 इयर्स हो गया। ये वाक्य देखिए, हिंदी कुछ और है, अंग्रेजी कुछ और बन रहा है। हिज स्टिंट इन द बैंक वाज फॉर 2 इयर्स। चलिए आते सकम, इसमें बी साइलेंट होगा ना, बी को नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा ध्यान दिया जाए। बी का उच्चारण नहीं करेंगे, सकम इसको पढ़ेंगे। सकम का मतलब क्या होता है? यदि आप सकम करते हैं, आप आत्मसमर्पण कर देते हैं, आप घुटने टेक देते हैं, ठीक है ना, आप किसी बीमारी से मर जाते हैं। चलिए इसके सिनोनिम्स भी बहुत बढ़िया है। सरेंडर, ये तो आप कॉमन सिनोनिम्स हो गया। येल्ड, गिविन मतलब होता है ना घुटने टेक देना। कैपिचुलेट, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कोई बीमारी को पकड़ लेना। यदि आप कोई बीमारी को पकड़ लेते हैं, उससे मर जाते हैं, तो आप सकम करते हैं, ठीक है। प्रीपोजिशन अपने साथ ये क्या लेगा? प्रीपोजिशन, इसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन है टू। हमको कहना है कि वो कैंसर से मर गया, स्मार्ट तरीका से बनाना है, वो कैंसर से मर गया। चलिए वो कैंसर से, हमको कहना है कि वो कैंसर से मर गया। चलिए इसको हम कैसे सरल तरीके से बनाएंगे? ही सकम टू, बहुत आसानी से बन जाएगा, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। प्रीपोजिशन क्या लेता है? टू लेता है ना, तो हम कैसे लिखेंगे? ही सकम टू कैंसर, वो कैंसर से मर गया। चलिए घुटने टेक देना, हमको कहना है कि भारतीय टीम, है ना, वेस्ट इंडीज के समक्ष घुटने टेक दी, हमको ऐसा लिखना है। कैसे लिखेंगे? द इंडियन टीम succumb to, है ना, वेस्ट इंडीज। चलिए तो ये होता है आत्मसमर्पण करना, घुटना टेक देना। चलिए इसका एंटो बहुत बढ़िया, ओवरकम। देखिए अगर आप कोई चीज को ओवरकम करते हैं,
तो आप उस पर पार पाते हैं, उसको फतह करते हैं, उसको जीत लेते हैं। ठीक है, चलिए यूनिफॉर्म, हमारा एक वर्ड यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म को हम लोग यहाँ एडजेक्टिव के रूप में देख रहे हैं। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, एक समान, बराबर। ठीक है ना, इसके सिनोनिम्स क्या है, इवन, कांस्टेंट, स्टडी और सेम। ठीक है ना, ये इसके सिनोनिम्स। इसके एंटोनिम्स क्या है, डिफरेंट और वैरिड, अलग अलग, भिन्न भिन्न। हमको कहना है कि पूरे देश में एक समान विकास नहीं हुआ है, ये तो मानना ही पड़ेगा कि हमारे देश में एक समान विकास नहीं हुआ है। कुछ राज्य बहुत आगे बढ़ गए हैं, कुछ क्षेत्र बहुत आगे बढ़ गए हैं और कुछ क्षेत्र काफी पिछड़े हैं। हमको कहना है कि हमारे देश में एक समान विकास नहीं हुआ है। कैसे लिखेंगे, डेवलपमेंट हैज नॉट बीन चलिए इसको सिंपल बनाते हैं, डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म, डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म, ठीक है ना, अक्रॉस द कंट्री, यानी कि पूरे देश में है ना विकास एक जैसा नहीं है। इज नॉट यूनिफॉर्म मतलब डिफरेंट, अनइवन, है ना, अक्रॉस द कंट्री। चलिए तो ये हमारा रहा यूनिफॉर्म। चलिए इसको पढ़ेंगे विसिसिट्यूड्स, इसको पढ़ेंगे विसिसिट्यूड्स। विसिसिट्यूड्स मतलब होता है क्या, देखिए किसी चीज में यदि विसिसिट्यूड्स होता है तो उसमें उतार चढ़ाव होता है, अप डाउन होता है। ये ज्यादातर आता है, हमारे जीवन में भी कई उतार चढ़ाव होंगे और हमें उसको झेलना होगा। हमारे भाग्य में भी ना उतार चढ़ाव होते हैं, तो यही होता है ना विसिट्यूड्स ऑफ लाइफ। ठीक है ना, जीवन की उठापटक, विसिट्यूड्स ऑफ लाइफ। ठीक है ना, चलिए, या विसिट्यूड्स ऑफ फॉर्चून, किस्मत के जो उठापटक हैं तो इसको कहते हैं विसिट्यूड्स ऑफ लाइफ, विसिट्यूड्स ऑफ फॉर्चून। फॉर्चून का मतलब भाग्य होता है। चलिए अब इसके लिए क्या सिनोनिम से, चेंज अथवा रिवर्सल। इसका हिंदी क्या होगा, उतार चढ़ाव, उठापटक, परिवर्तन, है ना, इसको कहते हैं विसिट्यूड्स। चलिए तो बच्चों आज का हमारा ये लेसन 14 में इतनी सी बात हुई। इसमें सभी के सभी वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको आगे आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए काफी इंस्ट्रूमेंटल साबित होने वाले। इंस्ट्रूमेंटल खुद इसी में एक आया हुआ वर्ड है। तो आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।